है किसी का? किसी मुझे कहा था जॉइन ऑनलाइन बिकॉज आई एम नॉट वेल. द फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई वांट टू टेल कायशा इसके बारे में, तो पेपर कल देखा ही था मैंने. तो फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज जैसे लिखा हुआ है, देखो. जब भी आपको ऐसा कुछ दिया जाता है, इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन PT and TS are two tangents drawn to a circle with center O. ठीक है. तो फर्स्ट प्रोसेस तो सबने सही किया है कि हमने OS OP को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि वो नहीं दिया हुआ था और आपको प्रूफ में लिखना है, तो यू विल ज्वाइन OS और OP. ठीक है. तो इसमें हमारे लिख कर दिया गया है कि प्रूफ OP इज इक्वल टू 2PS. हमने सर्कल ड्रॉ किया. ठीक है. गिवन टू प्रूफ थोड़ा बहुत कुछ लिखा करो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ऑल टुगेदर स्किप नहीं करना. और स्पीड के लिए प्लीज कंप्लेन मत करो, स्पीड पेपर ऐसा ही आएगा, बहुत कुछ लिखना होगा, बहुत कुछ स्किप करना होगा. ठीक है. सो यू विल जॉइन OP और OT. ठीक है ना, ऐसे किया. देन रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर. ठीक है. देन OPT इज इक्वल टू PS, रेडियस एंड टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. लिखो इस चीज को गौतम, राइट डाउन. सिर्फ देखो मत. PS is equal to PT, tangents from external point to the circle are equal. Then you write OS is perpendicular to PS and OT is perpendicular to OT. Oh, sorry, PT. ठीक हो गया, इतना हमने लिखा. ये सिर्फ आप एक जनरल उसको बता रहे हो. फिर आपने इसमें लिख दिया ट्राइंगल OTP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OSP. यहाँ पर ना एक्सप्लेन कर दो, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड ना. बुक में कोई वो नहीं दिया हुआ है, फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, थ्योरम का एक पार्ट लिखा हुआ है. हल्का सा बस प्रूव कर दोगे 3 मार्क्स में. आई डोंट वांट कि वो एक नंबर कट करे इस पर. छोटी सी बात है, इन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो. ठीक है. उसमें टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लिया, दीज टू आर रेडियाई, ये 3 कॉमन SSS. ठीक है. तुमने इसको सिमिलर लिख दिया सानवी. यहाँ पे सिमिलर लिखा हुआ है, जितने पेपर मैंने चेक किया अभी उसमें ये सिमिलर लिखा हुआ है, बाकी सब रहते हैं. वो चेक होकर स्पेसिफिकली आपको भी बताऊंगी, और मैं क्वेश्चन पेपर पर लिख रही हूँ सबके. ठीक है. देन सेकेंड थिंग, आपको पता है ये राइट ट्रायंगल है, राइट. व्हेन इट्स अ राइट ट्रायंगल और एक एंगल ये आपको 120 दिया हुआ है कंप्लीट, तो ये 60 हो गया और 60 हो गया. इसके बाद क्या, जहां पे 60, 30, 90 ऐसा कुछ दिखता है ना, अपने दिमाग के एंटेनास को चार्ज कर लो कि वहां पे ट्रिग्नोमेट्री ही अप्लाई होगी. देयर आर मेनी क्वेश्चंस जहां पे 60, 90 बनकर आ जाता है और आपको सिर्फ एक साइड दी हुई है, आपको साइड्स के बीच में रिलेशनशिप पूछा हुआ है, राइट. अपने माइंड्स को ये वायर करो कि वहां पे ट्रिग्नोमेट्री ही यूज होगी, राइट. और एक चीज याद कर लो, दिस इज अ रूल ऑफ, इसको 30, 60, 90 ट्रायंगल कहते हैं. जब हमें थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड स्पीड कैलकुलेशंस करनी होती है ना, 30, 60, 90 के बेसिस पर हमें सिखाते हैं कि ये 30 डिग्री है ना, इसके ऑपोजिट साइड अगर x होगी तो हाइपोटेन्यूज 2x है, व्हिच वी से साइड ऑपोजिट 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. समझ में आ गया. ये शॉर्टकट है याद करने का. आपने चेक करना है कि ये राइट ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज साइन, दिस इज 60 डिग्री के ऑपोजिट यहाँ पर 30 दिया हुआ है. ठीक है. तो साइड ऑपोजिट, तो ये 30 डिग्री हो गया, साइड ऑपोजिट 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. बात समझ में आ गई. ये रूल बताते थे, और जो हमारी दूसरी साइड है वो √3x होगा. क्लियर हो गया. साइन 30 और कॉस 60 या साइन 60, साइन 30 या साइन 60 यूज किया है और कुछ नहीं यूज किया. बात क्लियर हो गई है इतनी सबको. ठीक है. तो जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, जिसने भी यहाँ तक छोड़ दिया, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, जितने पेपर चेक किए उसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया, उसके बाद नहीं समझ में आया, तो व्हेन एंड ट्रायंगल इज मेंशन टू यू 90 डिग्री वाला है प्लस 60 में कहीं ना कहीं 120, 60, 30 ऐसे वाले एंगल्स आते हैं, तो मान लेना वहां पे ट्रिग्नोमेट्री ही यूज करेंगे. क्लियर हो गया. कितने ने सॉल्व किया था इसको आगे, हो गया था सबसे.
क्यों ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं की? सॉल्व भी नहीं किया? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम मैच देख रहे थे, है ना। हमें जरूरत थी कि इंडिया जीतेगा या बांग्लादेश, हमारा पर्सनल रिकॉर्ड है ना। पेट्रियोटिज्म अच्छी है बेटा, पर पर्सनल लॉस पे नहीं, है ना। क्यों नहीं आए थे 2 क्वेश्चन? क्यों नहीं आए? अगर तुम सारी क्लासेस अटेंड करते फिर भी नहीं। अब तुम मैच अटेंड करो, है ना। मेरे को होमवर्क के 2 बार चाहिए, तुमसे 3 बार चाहिए। ये 3 बार करके लाएगा मंडे को, ये क्वेश्चन ही पूरा पेपर। वह देख मार्क्स लेके आने तेरे में, अब तेरे मार्क्स तेरे पीछे पड़ चुके हैं, अब तू देख ले, है ना। अब तो कह ले पर्सनल गिरा जाए तो मर्जी कह ले, तो ये को मैम खुंदक निकाल दिया कुछ भी कर रही है, तो 3 बार सॉल्व करके आएगा, बाकी सबके 2 बार, तेरे 3 बार। ठीक है, और नहीं करके आएगा यहाँ बैठ के करवाऊंगी। ठीक है, चलो। इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर ये बहुत इजी था, एज मतलब एज अपोज टू माय एक्सपेक्टेशंस, मेनी पीपल हैव सॉल्व्ड इट। मुझे लगा था नहीं सॉल्व होगा, मुझे लगा मैंने ये मुश्किल दिया है, बट हाँ सबने ये किया हुआ था। AB इज इक्वल टू AC आपको दिया हुआ है, देन यू हैव टू राइट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, AD इज इक्वल टू AF, DB इज इक्वल टू DE एंड CE इज इक्वल टू CF। यहाँ पर जैसे मर्जी लिख लो, कोई मैटर नहीं करता। देन AB को आप क्या लिखोगे, लिखो सारे ये AD प्लस DB। अगर आपने सॉल्व भी किया हुआ ना बेटा, देन ऑल्सो आई सजेस्ट प्लीज राइट इट। जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार दिमाग चलेगा, और ज्यादा ही चलेगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि आपने कहा है AD और AF इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गए, और आपको लिखना होगा फ्रॉम 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है ना, जैसे आपने इसको लिखा, दिस इज स्टेटमेंट 1, दिस इज स्टेटमेंट 2, दिस इज 3, दिस इज 4। फ्रॉम 1 एंड 2 इसको कैंसिल कर दिया, देन DB इज इक्वल टू CF फ्रॉम 3 एंड 4 एंड दिस स्टेटमेंट। DB इज इक्वल टू CF और BE इज इक्वल टू CE, जिससे हम कहेंगे E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका ना एक वर्जन और है, मैं देख लूंगी कैसे किया। 2 3 4 को ऐड करोगे तो क्या होगा? अच्छा वो भी कर सकते हो, पर आपको फिर साइड बाय साइड लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको अलग लिख दिया ना। हाँ वो भी ठीक है, यहाँ पर फिर CE लिखना पड़ेगा, वो भी ठीक है। ठीक है, नहीं ADDB और AFCF कैसे ऐड करोगे इसको? AD प्लस DB इज इक्वल टू AF प्लस CF। हाँ ठीक है, यहाँ पर आ जाए, इसको ठीक से लिखना पड़ेगा बस अकॉर्डिंगली। देन AD ऑल 3 को ऐड करोगे, AD प्लस DB प्लस CE इज इक्वल टू AF प्लस BE प्लस CF। तो AF और CF AC बन गया, और AD और DB AB बन गया, वो भी कर सकते हैं, विच इज गुड ना। ठीक है, अनदर वे हमने तीनों को ले लिया, जो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल है, बस ध्यान से लिखना इसको, एक साइड एक तरफ आपको ऐड करने की आनी चाहिए। समझ में आ गया ये भी वे? वी अंडरस्टूड दिस वे? समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्लास में करवाया हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ, BC टेंजेंट है या कॉर्ड है ना? सानवी बताओ, BC टेंजेंट है या कॉर्ड है इस क्वेश्चन में? हम्म, तो फिर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स का कॉर्ड कैसे हो गया? क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन में फिगर नहीं दी हुई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली फिगर आएगी भी नहीं। ये याद कर लेना, जहां पे पेरीमीटर ऐसे ट्वाइस दिया हो ना टेंजेंट का, वो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज AB, यहाँ से ट्रायंगल ABC होगा, ऐसा कुछ नहीं कह रही है। तो सर्कल समवट लाइक दिस बनेगा, और यहाँ से तो दिस इज ABC। ठीक है, तो दिस इज AQ, यहाँ पर Q आएगा, और यहाँ पर P आएगा, ये क्या है ना। AB को प्रोड्यूस किया तो Q, AC को प्रोड्यूस किया तो P। ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, अगर फिगर नहीं दी ना तो हाफ या 1 नंबर इस फिगर का होगा। हाँ? अच्छा ये ठीक है, और दिस पॉइंट P पर, यहाँ पर पॉइंट P दिया। ये कुछ फिगर ऐसे बनेगी, यहाँ पे इन सर्कल नहीं है, जहां पे मान लेना पेरीमीटर वाला क्वेश्चन दिया हुआ ना कि वो AQ के टेंजेंट का डबल है, पेरीमीटर हाफ है, ऐसा कुछ दिया हो,
पेरीमीटर और टेंजेंट के बीच में रिलेशनशिप होगा तो मान लेना फिगर ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आ गई बात ये, राइट? तो इसमें मुझे पता है, आपको आपने कहा ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, देन वी टेक बी क्यू, tangents from external point to the circle are equal, BQ is BP and CP is equal to CR। अब आपने अगर पेरीमीटर निकाला है ट्रायंगल ABC का तो आपने उसे लिखा है AB प्लस BC। ठीक हो गया? तो AB को आप स्प्लिट कर सकते हो, AB इज AQ माइनस BQ। मैंने आपको कहा था इसमें BQ को X और इसको Y ले लो, तो ये आपके पास XX आ गया और ये YY आ गया। तो आप AP को लिख रहे हो AQ माइनस X, BC को लिख रहे हो X प्लस Y। जब आप ये मेंशन करते हो फिगर में ही मेंशन प्रॉपर्ली कर दो और यहाँ भी लिख दो। ठीक है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इलेबोरेटली लिख दोगे ना तो टीचर खुश हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा। फिर आपने लिखा ए क्यू प्लस ए आर, अब ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, तो ए क्यू प्लस ए क्यू हो गया। चलो वो मैं देख लूंगी, दैट शुड बी रिटन प्रॉपर्ली, देन नाम अच्छे से प्रॉपर्ली लिखे हो, फिर कैंसिल जो कर रहे हो वो प्रॉपर्ली लिखा हो, रेस्ट इज फाइन। ठीक है? मुझे होता है कि एक्स वाई के साथ आपको भी समझना आसान है, जिसको आप लिख रहे हो उसको भी समझना आसान होगा, बट ये क्वेश्चन में प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए। ठीक है? हो गया था क्वेश्चन, कोई बात। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये जैसे मैंने कहा था, शायद मैंने थोड़ा हिंट दिया था तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, बट दिस कुड बी डन इन अ वेरी अदर वे, थोड़ा चालू वे जिसे हम कह देते हैं। पहली बात तो एबी को डायमीटर नहीं मांगा। ठीक है? डायमीटर मतलब होता है एक स्पेसिफिक केस, क्योंकि डायमीटर सर्कल में एक ही बार सेंटर से पास होगी। मैं कह रही हूँ कॉर्ड। ठीक है ना? तो कॉर्ड मतलब कोई भी डायमीटर, कोई भी लाइन जो सर्कल के एंड पॉइंट्स को टच करती है, सर्कल के अंदर है, सर्कल की बाउंड्रीज को टच करती है ना, एंड that covers the case of diameter also। तो आप डायमीटर लेकर इसको सॉल्व नहीं करोगे, आपको इन जनरल एक केस लेना है कि कॉर्ड कोई भी हो, कहीं भी हो, ऐसा होगा। ठीक है? तो मैंने इसकी फिगर ना ऐसे बनाकर दी थी, वाइल मतलब फर्दर जब मैंने क्वेश्चन को दोबारा से रीड किया तो आई थॉट इसको ऐसे भी कर सकते थे, वैसे तो ये किया ए बी। इसका ना बुक वाला मेथड भी यही दिया हुआ था जहां पे ये सॉल्व किया हुआ था। आपने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये एक टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक है? तो मैंने कहा था इसमें सेंटर ले लेना एक, लेट ओ बी द सेंटर, और उसको दिखाना है यहाँ पर। आपको बेसिकली प्रूव करना है, मैंने ना फिगर तो ड्रॉ की थी सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये वाला क्वेश्चन, ये लिया आर और ये लिया एस, ये लिया पी और ये लिया क्यू। ठीक है? फिगर में कर दिया ज्वाइन ओ ए ओ बी। ये है अगर मुझे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो टू प्रूव में क्या है कि जो एंगल है वो इक्वल है, कौन से? टेंजेंट और कॉर्ड वाले एंगल। आर ए बी लिख लो, पी बी ए लिख लो, या एस ए बी लिख लो, कोई भी एंगल ले सकते हो, कोई भी एक तरह का एंगल ले रहा है। ठीक है? तो इसलिए आप टेकिंग, आई टेक एंगल एस ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी ए। नहीं, एक साइड का होगा, दूसरा 180 डिग्री से ऑब्वियसली प्रूव होगा ही। ठीक है? तो एक एंगल प्रूव कर दोगे, कौन सा? कोई भी एंगल एक इक्वल है। क्लियर हो गया? ये मैंने स्पेसिफिकली ये लिया है एस ए बी एंड क्यू बी ए, ये वाला एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है। तो पहले तो आप क्या करोगे, ये टेंजेंट है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो आपका एंगल ओ ए एस इज 90 डिग्री, and similarly angle OBQ is also 90 डिग्री। फिर ट्रायंगल OAB के बारे में क्या ख्याल है? OAB, AOB, isosceles ट्रायंगल होगा, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। ये बुक का प्रूफ था, जिस बुक से क्वेश्चन है, मतलब ये एक्चुअल एक प्रूफ है जो किया हुआ है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 3 मार्क्स। समझ में आ गया ये? ठीक है? फिर हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो। ये वाले एंगल में ये एंगल ऐड कर दिया, एंगल ओ ए एस प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू प्लस एंगल ओ बी ए। ठीक है? तो आपने इस एंगल में ये ऐड कर दिया तो बी एस बन गया एस ए बी, और इस एंगल में ये ऐड कर दिया तो क्यू बी ए बन गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। इन दोनों को ऐड किया।
ये 90 डिग्री और ये अंदर वाला एंगल, ये 90 और ये अंदर वाला एंगल। क्लियर हो गई बात सबको ये? ठीक है ना? तो आप लिखोगे एंगल एस ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी ए। ठीक है। अब क्योंकि कॉर्ड है ना, कोई भी कॉर्ड, ये मैंने कहा था बुक का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। सबने लिख लिया ये? समझ में आ गया? दिस इज वन प्रूफ, 3 मार्क्स में करेंगे। आप इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। आपने सर्कल लिया, आप करते एक्सटेंड द टेंजेंट्स सो दैट दे इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, लेट दैट पॉइंट बी एक्स। क्योंकि मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे ले लिए, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ए बी कॉर्ड हो गई। ठीक है। और इसको मैंने आर लिया हुआ है, इसको फर्दर आप एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसा हो गया। अब प्रूव करना आसान है। ये पॉइंट मैंने, मान लो ये क्यू लिया है, तो इसको फर्दर एक्सटेंड किया तो ये क्या होगा? प्रूव करना आसान है। ट्राइंगल एक्स से बी क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा रूल यूज करते हो? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल वाली। बस इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी करनी होगी। लेट द टेंजेंट्स एक्सटेंड द टेंजेंट्स सो दैट दे इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट एक्स। ठीक है। एक्स से बी क्या बन जाएगा फिर? आइसोसेलेस ट्राइंगल को अच्छे से लिख देना, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी। फिर इन ट्राइंगल एक्स ए बी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। लिखो इस चीज को, गौतम राइट इट डाउन प्रॉपर्ली, अपने आप कोशिश करो लिखने की। ये ले लेते हैं, पकड़। गुस्सा नहीं आता ऐसे पेन से काम करते हुए? हाँ? नहीं आता? हाँ सच में। चलो लिखो इसको प्रॉपर्ली, दैट ax इज इक्वल टू bx। कंस्ट्रक्शन में लिखोगे एक्सटेंड या प्रोड्यूस rs and pq to intersect at point x। क्लियर हो गया? इंटरसेक्ट एट पॉइंट x। ax is equal to bx, tangents from external point to the circle are equal। ये लिख दोगे इसको। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? इन ट्राइंगल AXB, AX is equal to BX और एंगल XAB is equal to एंगल XBA, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। हेंस लास्ट वाली लाइन जो प्रूव वाला ऐसा होता है ना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, लास्ट में लाइन लिखा करो उसकी। ठीक होगी बात? ये समझ में आ गया सबको? प्लीज राइट इट डाउन प्रॉपर्ली। लिख लिया? लिख पड़ा जो कटिंग्स करता है ना, तो जो सच में कहते कटिंग्स होती है वो सब ठीक हो जाएगी जब एक बार बस प्रॉपर्ली लिखना शुरू कर दो। तुम्हारा दिमाग जल्दी चलता है, पेन स्लो चलता है। समझ में आई बात है? कटिंग क्यों होती है कि हम सोचते बहुत तेज हैं, उतनी स्पीड हमारा पेन नहीं पकड़ता। तो वी आर लाइक 2 स्टेप्स अहेड। जब हम एक चीज सोच लेते हैं उसको लिखते हैं तो पेन 2 स्टेप पीछे होता है, दिमाग 2 स्टेप आगे होता है। वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमेशा। बात समझ में आई बेटा? तो एमसीक्यू में बहुत जल्दी तू कभी मार नहीं खाएगा एमसीक्यू में, अगर प्रॉपरली थोड़ा ध्यान करके सोचेगा। कॉम्पिटिशन पे तो मार नहीं खाएगा, रिटन टेस्ट में हमेशा मार खाएगा। ठीक है। पर वो कॉम्पिटिशन तक कभी पहुंचेगा जब रिटन टेस्ट में मार्क्स आएंगे, है ना? हाँ ना, 10th पार करनी बहुत जरूरी है, उसके बाद करना इंजीनियरिंग, सारा वो करना जेई मेन एडवांस, है ना? सीरियसली कह रही हूँ। जब आप लिखते कम हो, दिमाग जल्दी चलता है, आपको रिटन टेस्ट में मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें लिखना होगा बिना बिना कटिंग्स के। कटिंग जहां देखी टीचर ने नंबर काटने हैं। बोर्ड में कोई लिहाज नहीं करने वाला, नई एरिया को आता है, इसका दिमाग अच्छा चलता है, कोई नहीं जानने वाला आपको, सच में कह रही हूँ। बट आपका पेपर ही है जो आपके इंटरैक्टिव होगा फॉर योर एग्जाम्स, फॉर एवरी एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है। तो मेक इट इंटरैक्टिव इतना कि उसको लगे कि हाँ मैं किसी अच्छे बच्चे का पेपर चेक कर रही हूँ, इसको आता है, वो लिहाज कर ले इस बेसिस पर। अब इसमें ना किसी ने इसमें बड़ा अच्छा सा प्रूव किया, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फिर भी लिख दिया सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये तो इजी था क्वेश्चन, इजी था कि नहीं एवरीवन? हमारे पास क्या है? AC इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू CD। क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। फिर अगर आप इसको ऐड भी कर देते हो, AC प्लस BC इज इक्वल टू CD प्लस CD,
तो AC प्लस BC कितना हो जाता है, AB 8 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 2CD, तो CD कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। दिस वाज द आंसर। जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, C इज द मिड पॉइंट कर लो, तो AC इज इक्वल टू AB बाय 2, देयरफॉर CD इज 4। ऐसे मर्जी कर लेते, पर लिखना था इसको थोड़ा सा, क्योंकि 2 मार्क्स में था। वैसे ये 1 मार्क में ओरल क्वेश्चन आएगा, मतलब MCQ आएगा ये। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में नहीं आएगा, 1 मार्क में आएगा, पर थोड़ा लिखना सीख जाओ, इसलिए क्वेश्चन 2 मार्क्स में दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, मैंने कहा था सिर्फ आंसर लिख लो, वरना बहुत इलेबोरेट हो जाता है ये ना जो आपको एक सर्कल आउटर दिया तो एम ही दिया हुआ है। क्लियर हो गया ये सबको? क्वेश्चन नंबर 5 डन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आए, फेल्ट ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा क्वेश्चन कि ये एंगल 48 है, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल सही है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री क्यों लगा आपको सबको? ये एंगल 48 दिया हुआ है। जस्ट लुक एट दिस फिगर विद सेंटर एन, जो सर्कल सेंटर एन के साथ है, वो देखो यहाँ से बस ये टेंजेंट थोड़ी सी एक्सटेंड होकर आपको ये वाला एंगल 48 दिया हुआ है। तो ये एंगल कितना होगा 48? क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर ये 2 मार्क्स में होता तो मैं सिर्फ इतना लिखती जाए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है आपस में? अगर 1 मार्क में है ना, तो मैं सिर्फ इतना लिख दूंगी एंगल ANB प्लस एंगल AOB इज 180 डिग्री। दैट वाज रिक्वायर्ड इन अदर क्वेश्चन, जिसको सबने कहा था मैं 1 मार्क का है, सिर्फ आंसर लिख दे। 75 वाला 105 लिखना था, पर मैंने कहा था बस जो वर्किंग कर रहे हो, जो दिमाग में चल रहा है ना, 1 मार्क में बस ये लिख दो, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ गया? 1 मार्क में इतना सा लिख दो, मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सीधा 105 मत लिखना उसमें। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। इन दोनों नाम लिख दो, 108 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, क्योंकि बुक में भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका एंगल ANB कितना आ जाता है 180 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 132 डिग्री। क्लियर हो गया इतना? ये सिर्फ मैंने इसको 132 के मार्क्स दे दिए आपको, बट आई वुड वांट अदरवाइज 1 मार्क है, ऑप्शंस नहीं दिए हुए, MCQ नहीं है। अगर केस स्टडी में क्वेश्चन आया, आप बस इसको लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन नंबर 7, मैंने आपको फिगर कहा था कैसे बनानी है। क्वेश्चन 6 हो गया सबका। फिगर मैंने कहा था हमेशा सर्कल ड्रॉ किया करो, ठीक है, उस सर्कल के बाहर हेक्सागन ड्रॉ कर दो, और जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसे कट कर दो, क्योंकि अगर ये पेन से करोगे कोई भी, मतलब आई डोंट नो अगर कोई इतना परफेक्ट है ड्राइंग में कि वो एग्जैक्टली बता दे कि कहाँ पर रुकना है। ठीक है, एंड सरप्राइजिंगली आई हैड अ स्टूडेंट जिसको पता होता था, वो बिल्कुल उसका एग्जैक्ट होता था, पेन से ही ड्रॉ करती थी वो, और उसका एग्जैक्ट होता था, वो एक्स्ट्रा लाइंस नहीं होती थी। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं, ठीक है, मैं नहीं हूँ, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, पेंसिल से काम करती हूँ, चाहे मैं इसको स्केल यूज ना करूँ। ट्राई इरेज द एक्स्ट्रा लाइन ताकि लगे हेक्सागन है। और अगर ऐसा क्वेश्चन विदाउट फिगर दिया हुआ ना, तो 1 नंबर आधा नंबर फिगर का भी होगा। ज्योमेट्री में फिगर उतनी जरूरी है जितना मैथ्स में नंबर्स। मैथ्स नंबर्स के बिना नहीं हो सकता ना, ऐसे ही आपकी फिगर, ज्योमेट्री फिगर्स के बिना नहीं सॉल्व होगी। हाँ जी, अब बता नव्या, चल करवा सॉल्व ये। अब भूलेगा कभी ये? ठीक है सानवी, तुम क्या लिख रही हो? AF इज इक्वल टू AP? नहीं, तुम लिख रही हो UP या PQ इज इक्वल टू PB, राइट? क्वेश्चन ठीक से सॉल्व करने के बाद उसे गलत कर रहे हो। AP इज इक्वल टू AU, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि राइट प्रॉपरली, AP के साथ कौन सा नंबर आएगा? BP, या PB इज इक्वल टू अब आ जाएगा BQ। BQ के साथ क्या लिखोगे? CQ इज इक्वल टू CR। CR के साथ DR इज इक्वल टू DS। यहाँ पर आ जाएगा ES इज इक्वल टू ET, और यहाँ पर आ जाएगा FT इज इक्वल टू FU, और यहाँ पर आ जाएगा फिर खत्म। 6 बन गए ना। अब जैसे मर्जी ऐड करो, अगर आप इसको लिख देते हो ना प्रॉपरली, जैसे मर्जी ऐड करो, बाद में सोचना नहीं पड़ेगा कि इन दोनों को मिल गए, यहाँ से ये दोनों मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, और फिर को कंबाइन कर दो फिर, राइट? ऐसे ही ये दोनों, ये और AU and F, write them in brackets, add all the 6, write them in brackets, और AB plus CD plus EF is equal to BC plus DE plus AF। बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम्पलर में दिया हुआ है ये,
तो 2 नंबर में ही आ सकता है प्रूव करने के लिए, और आया भी हुआ है। आपके टर्म पेपर्स में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन बहुत बार आया था केवीएम में, तो इस बार हेक्सागन डाल सकते हैं। बात समझ में आई? चल टाइम से तो पूछा, वेरी गुड। आज देखो इसमें लिखा है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करिए, हम सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक टेंजेंट हो गई और एक ये टेंजेंट। तो हमने लिखा AP इज इक्वल टू AU। ऐसे ही हमने सारी एक टेंजेंट्स लेनी है, तो कोशिश करना है AP का AP साइड का एक पार्ट है, तो इसका दूसरा पार्ट है BP, तो मैं इसको यहाँ लिखूँ। तो BP के साथ कौन सी वाली टेंजेंट आएगी? BQ। अब BQ के साथ क्या लिखेंगे? CQ इज इक्वल टू CR। अब CR के साथ गौतम बोलो, RD इज इक्वल टू DS के साथ अब क्या लिखेंगे? समझ में आ गया ना बेटा? FT इज इक्वल टू FU। अब समझ में आ गया तो बीच है ना? अब FU के साथ हमने देखा सारे आपके सर्कल पूरा घूम गया, AU आ गया फिर से, तुम उसको लिख चुके हो। तो आपने क्या करना है? ऐड। अब ऐड ऑल द 6 का मतलब है AP प्लस BP। जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे तो ये सारी एक साइड बन जाएगी, कि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो AP बन रहा है। अब ये AP इधर हो, BP दूसरी तरफ हो, तो आप ऐड नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं गलती, मतलब क्वेश्चन प्रूव नहीं कर रहे हो, लिख सही रहे हो पर क्वेश्चन ठीक से प्रूव नहीं कर पा रहे। ऐसे इन दोनों को ऐड किया, ऐसे इन दोनों को ऐड, समझ में आ गया? ऐसे जब इसको ऐड किया, BQ एंड CQ becomes BC, DS एंड EF becomes DE, AU और FU becomes AF, और वही हमें प्रूव करना है। आपके पास अगर आएगा हेंस प्रूव। क्लियर होगी बात? ये इसको बस ढंग से लिख लेना, वहां बैठकर फिर दोबारा से कटिंग्स नहीं होंगी आपकी, और इसमें पक्का मार्क्स कटेंगे। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया ना, वो सिर्फ इस नॉलेज के लिए आ रहा है कि आपने इसको प्रॉपरली लिखा है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट अलग है, थर्ड पार्ट अलग है। DP दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, DS दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, RS ये कंप्लीट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और QR दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। आपको PQ की लेंथ निकालनी है। तो जब आप इसको एज अ क्वेश्चन सॉल्व करो ना 1 मार्क में, इस फिगर को अलग से अच्छे से ड्रॉ करके ना यहीं पर लिख लो, और लिख दो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर PA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर आपने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ये 4 सेंटीमीटर, CS इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CR कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद BR कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? BQ कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, और AQ कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो PQ विल बी इक्वल टू 9। सर्कल घूम रहा था, ये आई थिंक क्वेश्चन सबने सॉल्व कर लिया होगा। किसी का था नहीं सॉल्व हुआ हो? हाँ जी, कलरिंग करने से अच्छा है सॉल्व कर ले, दोबारा कर ले, आगे कर लो क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व हुए। सारे हो गए थे? ऐसा नहीं है, नहीं इसके नहीं, बाकी भी तो है। नेक्स्ट वाली केस स्टडी जो है उसको दिमाग लगा लो, वो हो गई थी जिसमें BE की लेंथ निकालनी थी, DE या BE जो भी था। हाँ सर, 3√15 और 2√15, वो देखना पड़ेगा रिस्पेक्टिव आंसर क्या है। पहले वाले का 3√15 है, दूसरे वाले का 2√15। समझ में आ गया ये? राइट। एंगल BOC कितना आएगा? 105। तो जिसमें आई वांट, अच्छा इसमें किसने 90 डिग्री लिख दिया है, मुझे पेपर याद नहीं किसका है ना। तो आपने जब इसको ड्रॉ किया, ये वाला एंगल आपको 75 दिया, हाउ कैन दिस बी 90? स्क्वायर कैसे बना सकते हो? ये वाला 175 है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 75, 105। समझ में आ गई बात? ये देन PQ QR RS, ये क्वेश्चन, अब ये नया क्वेश्चन हो गया, इस फिगर को हमें भूल जाना होगा, ये नंबर्स हमें नहीं रखने। ठीक है, तो PQ
कि लेंथ उसने कहा है इज इक्वल टू 6.3, PQ is 6.3, QR is 5.9 और RS is 4.8, ठीक है। और फाइंड द लेंथ ऑफ PS। PS की लेंथ वैसे आती है 5.2 सेंटीमीटर। तुमने कैसे लिया है नव्या, मुझे बताओ। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका 3.1 लेकर इसका 2.1 लेकर तुमने कहा 5.2। कैसे 5.2 इज फाइन, तो वो जो गलत है रीजनिंग वो गलत है, तो मैंने मार्क्स फिर भी 1 नंबर दे दिया, आधा नंबर दे दिया, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें करना क्या है हमें, इसको x ले लिया, इसको y, ये y हो गया, ठीक है। ये भी x हो गया, इसको z ले लो, इसको z ले लो, टेक इट एज a एंड a, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। सबसे इजी तो मुझे लगा जिसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगी। बाकी आई कुड बी रॉन्ग, अगर इसके अलावा भी आपको कोई इजी वे दिखाया है। मैंने क्या किया, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेकर उन सबको अलग से लिख लिया। x प्लस वाई इज 5.9, a प्लस वाई इज 6.3, x प्लस z इज इक्वल टू 4.8। इन तीनों को ऐड कर लो, 2x प्लस 2y प्लस a प्लस z, कितना आएगा ये, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 17। 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब बताओ x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई इज 5.9, 2 इंटू 5.9 और a प्लस z तो हो गया PS, तो PS की वैल्यू आ गई थी 5.2 सेंटीमीटर। राइट डाउन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल, ऊपर से लिख लो, देयरफॉर DS, क्योंकि 2 मार्क्स में है तो DS इज इक्वल टू CP, उसको 1 नंबर दे दो CS। ऐसे ही CR इज इक्वल टू BR, DQ इज इक्वल टू AQ, DP इज इक्वल टू AP। बात क्लियर होगी सबको ये, आर वी क्लियर एवरीवन? क्लियर हो गया इतना सबको, ठीक है। सबसे इजी वे मुझे ये लगा, रेस्ट जिसने भी लंबा वे किया हुआ है फाइन, वो मैं चेक कर दूंगी, पर मुझे लगा सबसे इजी है एक्स वाई जेड के साथ इसको लिख लो, सभी को ऐड कर दो, आपके पास एक साइड आ जाएगी, दूसरी वाली साइड का आपने मेजर निकालना है। इतना क्लियर है हमें? हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइटली मेनी, 3, 2 पैरेलल टेंजेंट्स, या कहीं भी हो, सर्कल से बाहर भी हो, सर्कल के अंदर होगी तो वो सीकेंड बन जाएगी, सर्कल के बाहर होगी तो वो एक लाइन जनरली एग्जिस्ट करती है। इस लाइन को पैरेलल आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी वो सर्कल हो तो टेंजेंट हमेशा 2 ही ड्रॉ होंगी, पैरेलल है ना इसलिए 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। क्लियर हो गया इतना? 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। क्या लिखा है, नहीं होगा, ठीक है। 3 में नहीं है, 3 किसने लिखा था, कोई है जिसने 3 लिखा था, और वो 3 कैसे आया था, कौन है? धृति ने लिखा 3, लिखा, सानवी ने कितना लिखा, 4, नव्या ने इनफाइनाइटली मनी, रियांश तुमने ठीक लिखा है, इसके बाद और चेक ही नहीं किया कोई, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, इसने 3 लिखा था तो मुझे पूछना था 3 कैसे होगा। लव्या शायद 3, हाँ इसने लिखा हुआ, बेटा वो पैरेलल तो नहीं होती ना इस गिवन लाइन को, ये लाइन फिक्स है तुम्हारी, तो मैंने लाइन ड्रॉ करके दे दी, ये इसको पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करके दे, तो कितनी ड्रॉ कर सकती है, ये लाइन मैंने तुम्हें ड्रॉ करके दे दी सर्कल में, उसको पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करके बताओ, टू अ गिवन लाइन का, ठीक है। पेयर में फिर भी 2 ही होंगी, 2 ही लाइन पैरेलल हो सकती है, टेंजेंट्स है ना वो, अगर आप यहाँ भी ड्रॉ करें तो डिफरेंट पेयर है, ये और ये आपस में पैरेलल है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया इतना ये? चलो नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट वाला पेज, थर्ड वाला, इसकी केस स्टडी जो अब तक से किसने सॉल्व की है ना, और लव्या नहीं आया ना, ये तो इजी था,
ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट वाला तो आंसर सबने सॉल्व किया। क्वेश्चन 9 इजी था। x plus 6 is equal to 2x minus 3. Tangents from external point to the circle are equal. तो x की वैल्यू क्या जाती है 9। ठीक है, तो हमारा ये नंबर एस आर 9 है। उसके बाद पी आर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो आपका जो ये ट्रायंगल है OPR ये बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, ये कैसे आएगा बता। यहाँ से माइनस हो रहा है ना जाके कैलकुलेशन में से, है ना, माइनस हुआ बेटा। समझ में आ गया। 9 तो मेरे हिसाब से सबका ठीक था ये। तो दिस इज 9, यहाँ पे ऐड हुआ, एक्स इज 9, एस आर इज 9, पी आर इज 15। तुमने इसको कैसे ले लिया मुझे बताओ। तुमने लिखा है आर स्क्वायर ओपी स्क्वायर विच इज फाइन। ठीक है, तुमने और लगे दोनों ने सेम किया है यार। ओपी स्क्वायर इज पी आर स्क्वायर एस ओ आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये क्या ना ओ आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तुमने यहाँ पर इसको रिप्लेस नहीं किया, रेडियस को एक्स ले लिया या वाई ले लिया। हाँ, तुमने उसको ले लिया, उसने उसने वाई की वैल्यू 6 निकाली। ठीक है, विच इज परफेक्टली फाइन। तो मैंने कहा तो वो आता, पर उससे क्या हुआ, वाई की वैल्यू तो 15 आई ना। मैंने उसका चेक किया, मैंने कहा चल ठीक है वाई की वैल्यू 6 होगी। मैंने चेक किया जब उसका, तो उससे इसकी ये वैल्यू तो 9 आ रही है ना सर। हाँ, एक्स इज 9, वाई की वैल्यू 6 आई, ये 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। जो मुझे रीजनिंग उससे करनी थी कि हाइपोटेन्यूज एक राइट ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज साइड को कैसे इक्वल हो सकता है, जिसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कभी ऐसी रीजनिंग कर रहे हो तो प्लीज थिंक अदर वे ऑल्सो। हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी इक्वल टू द साइड। तो आप ले रहे हो ट्रायंगल OPR। इसमें यहाँ तक 9 सबने सॉल्व कर लिया था, 9 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको लेना है ट्रायंगल OPR के क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आ सकता है, 1 मार्क में ही चाहे आ जाए, जिसमें आप ले लोगे कि OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर। आपकी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में होनी चाहिए। OP इज द रेडियस, R स्क्वायर, PR की वैल्यू आपको पता है 15, OR कितना हो जाएगा R प्लस 9 का होल स्क्वायर, जिससे R की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रही है तो। ठीक है, देन हेंस OR will be equal to 8 plus 9, 17 centimeter. Radius is 8 centimeter. Distance of R from the center is 17 centimeter. ठीक हो गया, क्लियर है सबको। ठीक है, दिस क्वेश्चन नंबर 11 मार्क कर लेना, ये 1 मार्क में ही आएगा अगर नंबर्स के साथ आ रहा है। ये एग्जाम्पल 2 है आपका। ठीक है, अच्छा सानवी मुझे बताओ, तुमने ये एंगल निकाला जो कि बिल्कुल ठीक था 130 डिग्री, है ना। अब मुझे बताओ 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कितना होता है। तुमने क्या बोला पहले 150 डिग्री, लिखा भी वही है। मैं तुम्हारी स्टेटमेंट चेक की थी, इक्वेशन चेक की थी, तुमने इसको एक्स एंड एक्स लिया, बिल्कुल ठीक है। ये एक्स और एक्स लिया, है ना। उसके बाद क्या 2x प्लस 130 इज 180। मैंने कहा इतना सॉल्व कर लिया तो आगे सही होगा। आंसर क्या लिखा है 75। समझ में आ गया। ये आपका बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर 1 मार्क में अगर नंबर्स के साथ आएगा तो 1 मार्क में MCQ ही आएगा ये। ठीक है, तो आपने कहा ये 90 डिग्री एंगल है, ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, जो आपके बुक का वे है सॉल्व करने का, है ना। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। 50 130 को आपने 65 65 कर लिया, तो ये आपके एंगल 25 25 आ गया। बस बात क्लियर हो गई। किसी को कंफ्यूजन है इसमें। तो बुक का क्वेश्चन है, जो हम प्रूफ भी ऐसे ही करते हैं। ये सर्कल लिया, गौतम समझ में आ रहा है क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है वो भी। ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसको AB को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। दिस इज O। ये कंप्लीट एंगल 90 है,
एंगल PAO इज 9। ठीक है, उसके बाद हमारा एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। ये 50 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 130 को 2 में डिवाइड करोगे, ये 65 हो गया। ये एंगल 90 है, ये 65 है। ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 माइनस 65 विच इज 25 डिग्री। अदर वे अराउंड आपका जो ये वाला एंगल होता है इसका हाफ होता है। जो आप एग्जाम्पल 2 में प्रूव करते हो, एंगल APB का हाफ होता है एंगल OAB, रेडियस और कॉर्ड का एंगल, और ये टेंजेंस के बीच में एंगल। समझ में आ गई बात? ये अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अदर वे अराउंड इसका जो बाकियों ने अगर प्रूव किया है विच इज वो ऐसे था, आपने इसको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये एंगल कितना आया? ये 50 डिग्री है, तो एंगल AOB कितना होगा? कितना होगा? 130 डिग्रीज हो गया ना। एंड व्हाट अबाउट दीज टू एंगल्स? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल हो गया, तो 50 डिग्री को 2 में किया 25। क्लियर होगी बात? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब किसी ने मुझे बताओ, इसमें तुमने 105 भी लिखा हुआ है ना नव्या, क्यों लिखा है? कंफ्यूज क्यों? हाउ कैन दैट एंगल बी? तुमने लिखा 25 और 105। अब 105 तुम्हें कैसे आया तो मुझे समझा देना, ठीक है ना? क्योंकि आंसर अगर गलत भी लिख रहे हो तो वो गलत कैसे लिख रहे हो। अच्छा, एक ना AD और BE के बारे में पूछा हुआ है। AD क्या है, BE क्या है, ये नहीं पूछा हुआ। AD और BE आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हाई? इसमें पैरेलल क्यों होंगे? बोल। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। AD is perpendicular to CD and BE is also perpendicular to CD. इनका रेडियस, इनका रीजन क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद अच्छा, और आपस में क्या है? लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, इसमें बता क्यों पैरेलल बोला था? ऐसे ही तुक्के मारो ना, तो सोच कर। समझ में आ गया? जो पहले लेक्चर क्या था इसमें? नेक्स्ट इसमें क्या था? CEB is similar to triangle CDA। बहुत इजीली फिर ये प्रूव हो जाता है। 90-90 एंगल ये कॉमन है, या फिर आपने कह दिया BE is पैरेलल टू AD, BPT लगा लोगे। बट आपको रेशियो 3 और 5 दी हुई है, साइड दी हुई है। समझ में आ गया? तो मैंने लिखा यहाँ से CE अपॉन CD इज इक्वल टू BE अपॉन AD इज इक्वल टू CB अपॉन AC। CE की वैल्यू कितनी दी हुई है? X। CD हमारे पास नहीं है। BE कितना दिया हुआ है? 3 और AD दिया हुआ है 5। CB कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। और AC कितना दिया हुआ है? AC इज BC प्लस 8। क्लियर हो गया इतना? जो मुझे समझ में आया था, जब ऐसा कुछ दो ट्राइंगल दिए जाते हैं तो आपस में सिमिलर होते हैं। BC की वैल्यू आपने क्या निकाली इससे? फाइंड करो। 12 आएगी। सॉल्व करो, BC की वैल्यू विल बी 12 सेंटीमीटर।
90 डिग्री एंगल है, तो फिर ये निकालोगे 12 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का अंडर। समझ में आया? अब समझ में आया? क्लियर हो गया? दिस इज 3√15। तो सिमिलैरिटी के साथ ही आप कर सकते हो, x की वैल्यू को आपने 3√15 लिखा, तो ऑब्वियसली ये 5√15 आ जाएगा। 3:5 की रेशो चाहिए, x की वैल्यू को 3√15 कर दिया, तो CD क्या हो जाएगा? 5√15। तो लेंथ ऑफ DE विल बी 2√15 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है सबको? फाइन, ठीक है, इजिएस्ट यही रहेगा सबसे करना। क्वेश्चन क्लियर है ये? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कुछ ना समझ में आया हो? फाइन एवरीवन, चलो बुक निकालो। ये टेस्ट अब 2 बार सॉल्व होना चाहिए, ठीक है? और टेस्ट पेपर चेक होके आपको मंडे को तो मिल ही जाएंगे। अब डूइंग एक्सरसाइज 11.1। कौन सा वाला क्वेश्चन किया था हमने? क्वेश्चन 4 तक किया था? नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 तक किया होगा। क्वेश्चन 4 किया है। A chord of a circle of radius 10 centimeters subtends the right angle at the center. Area of the corresponding minor segment कर लिया था। मेजर सेक्टर माइनर सेगमेंट किया था, मुझे याद ही नहीं किया था। दिखाओ कहाँ कॉल किया है, दिखा सुने एमी बोल रहा है। हाँ मुझे पता है, बिकॉज सेगमेंट मैंने छोड़ दिया था आपको। किया होगा, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट किया था हमने, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करते चलो इसका। अ chord of circle of radius 10 centimeter subtends right angle at the center. Area of corresponding minor segment। माइनर सेगमेंट को अपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, जो निकालना आसान था, ये कर लिया था। मेजर सेक्टर भी कर लिया था, हाँ मेजर सेक्टर भी किया था, क्योंकि आई रिमेम्बर टेलिंग कि यहाँ पर सेगमेंट कर देते हो। तो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 करना है, ठीक है? 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 3.14 10 स्क्वायर इंटू 90 बाय 360, ये करना था। कैलकुलेशंस कर ली थी, आई रिमेम्बर। क्वेश्चन नंबर 5 लेंथ ऑफ आर्क निकाला था ना, ये इससे बैक पैक कर लिया था, आई रिमेम्बर, तभी क्वेश्चन 5 करवाया था, दोनों ने बैक पैक किए थे। समझ में आ गया ये? ठीक है, इसमें ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज पेपर में आ जाता है, नंबर्स भी चेंज नहीं होते, पर गलती क्या होती है, आपको माइनस सेगमेंट का है ना, आप मेजर सेगमेंट में क्या करते हो, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस माइनस सेगमेंट। ये गलती बहुत आम जो है जो हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लेंथ ऑफ आर्क निकाल लिया था हमने। आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अगर सेंटर पे एंगल 60 डिग्री बनता है, तो व्हाट कैन वी से अबाउट दिस ट्रायंगल? ये मैंने आपको ना 3 केसेस करवाए थे, 3 या 4 केसेस। सेंटर पे एंगल is 60 डिग्री, द ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle। इसको कुछ खास इतना प्रूव नहीं करना होता, वो सर्कल्स में करना, यहाँ पर सिर्फ आपको कैलकुलेशंस करनी है। बात समझ में आई? ठीक है, तो रेडियस हमें दिया हुआ है इसमें 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क तो निकाल ली थी हमने। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर
थीटा बाय 360, फॉर्मूला जरूर लिखना। पाई लिखेंगे 22/7, रेडियस है 21 इंटू 21, 60/360। सॉल्व कर लिया राघव ये? दिस इज सेक्टर का एरिया। वो उसमें सेगमेंट का कहा गया था, उसमें कहा गया था मेजर सेक्टर। एक एंगल जो छोटा है वो माइनर हो गया, जो इसके बाद आया वो बड़ा हो गया मेजर सेक्टर। ठीक है, उसने कहा था मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, तो सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर दिया। एक ये चीज है। सेगमेंट वाला समझा तुमने पूरा रूल? वो सेगमेंट वाला समझा था? तो ये 6 यहाँ से ये 2 आ जाएगा और ये 11 कितना बनता है भाई? 11 इंटू 3 इंटू 7, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क इज 231। क्लियर है सबका ये? सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का डन। इसका थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट मतलब ये वाला पोर्शन, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट is given by area of sector minus area of triangle AOB। सेक्टर का एरिया आपने निकाला है 231। ट्रायंगल क्योंकि मेंशन किया हुआ इक्विलेटरल, तो आप इसको लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। और साइड किसके इक्वल हो जाएगी? वरना मैंने आपको कहा था हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड मल्टीप्लाइड बाय द साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यहाँ पे साइन 60 हो जाएगा। तो देखो कितनी अच्छी तरह से सब रिलेटेड है। चाहे आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकर किया √3/4 साइड स्क्वायर। मैथ्स में ना यही रूल्स होते हैं, एक्सेप्शंस नहीं होती। मैथ्स में अगर आपने किसी भी वे से फॉर्मूला सॉल्व किया ना, आंसर सेम आता है। फॉर्मूला सही लगाकर, मेथड सही लगाकर कैलकुलेशन करो। जैसे मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल्स किया, नव्या ने पैरेललोग्राम बनाकर सॉल्व किया, उसके आंसर्स बिल्कुल मैच करते हैं। तो द फॉर्मूला एंड टेक्निक इज करेक्ट, आपका आंसर गलत नहीं आएगा और मैच करेगा आपस में। समझ में आ गई बात? तो ये आ गया 231 माइनस 441 √3/4। बस यहीं तक छोड़ना है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना। फाइनल्स में भी इतना ही लिखना है। समझ में आ गया? अगर √3 की वैल्यू आपको मेंशन की है ना, √3 इज इक्वल टू, तब आपने पुट करना होगा यहाँ पर क्वेश्चन में। अगर √3 मेंशन है देन सॉल्व इट फर्दर, अदरवाइज बहुत स्पेयर टाइम है ना, आधे घंटे पहले पेपर सॉल्व हो गया, आप जाने को नहीं मिल रहा है पेपर, आप छोड़कर नहीं जा सकते हो सबमिट करके, तब ये कैलकुलेशन करना और सही करना। अगर गलत की ना तो मार्क्स बिल्कुल कट जाएंगे, वरना यहीं तक लिख के छोड़ दो। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 डन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा, √3 दिया हुआ है इसमें सॉल्व करने को, है ना? नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन 6 में है, क्वेश्चन 5 में नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, बहुत टाइम है, कोई बात। पढ़ लो, पेपर है ना, ऐसे ही निकल जाएंगे, तब लगेगा हाय वो 2 मिनट और फालतू पढ़ लेते ना, तो शायद 2 नंबर और फालतू आ जाते। इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट स्टडी। ये मतलब तुम लोग। ठीक है, मैं तो पढ़ ही रही हूँ। मतलब ना कभी कभी नहीं करता मन, मैं पेपर चेक नहीं करती टाइम पे, तो नहीं मन करता कि नहीं पढ़ना नहीं है, ठीक है, और नहीं करना है, कल कर लूंगी। आए पोस्टपोन मैं भी करती हूँ कि यार कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज सीवी देख लो, आज ये देख लो, आज वो कर लो, आज ऐसी रिलैक्स कुछ ना करो, वो भी टाइम है। और देन आई थिंक कल भी तो करना ही है ना, कल भी मुझे करना, मैजिकली कोई और आकर तो कर नहीं देगा, है ना? तो जो चीज हम कल पे पोस्टपोन करें, दिस इज वन मंत्रा जो मैंने किया, तभी पेपर टाइम पे चेक हो रहे हैं, है ना? तो अगर तो कल भी तो करना ही है ना, आज ही कर लेते हैं बैठ कर वो। तो थोड़ा थोड़ा करके हम आज करना शुरू करते हैं कि आज अगर 5 पेपर चेक हो गए तो मे बी आई हैव लाइक लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चन टू डू टुमारो। बात समझ में आई? आज करो या कल करो, काम आपको करना ही है।
चलो करो इसको सॉल्व। हाँ जी। So area of the minor segment. Quickly solve area of sector AOB minus area of triangle AOB. तो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे क्वेश्चन से पहले। पहले तो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। दोनों चीजों का फॉर्मूला लिखो। सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट 3/4 आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखोगे ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, AO is equal to OB, angle AOB is 60 degree. Therefore, side of triangle, side AB of triangle is equal to 15 सेंटीमीटर। थोड़ा बहुत ये मेंशन कर देना। तो सेंट्रल एंगल थीटा है, पाई उसने कहा हुआ है यूज 3.14, रेडियस 15 इंटू 15, थीटा 60 बाय 360 डिग्री माइनस रूट 3/4 15 का होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशंस करनी है हमने। नहीं कॉमन हो उसके साथ रूट 3/4 बैठा। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज हमें कैलकुलेशन करनी है ना, तो इसको तो 6 लिखा। ठीक है, तो आई टेक 15 स्क्वायर कॉमन, 3.14 बाय 6 माइनस रूट 3 कितना दिया हुआ है 1.73/4। तो ये कैलकुलेशन अगर हम कर सकते हैं तो ठीक है, वरना कैलकुलेशन जैसे मर्जी करो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका, ये वाली कैलकुलेशन प्लस सर्कल्स का टेस्ट 2 टाइम्स। अब कोई एक टाइम करके आया ना, उसको नेक्स्ट डे 3 टाइम मुझे सबमिट करना होगा। मतलब एक बार तो दे दिया, 4 बार हो गया ना, 3 बार और। हाँ हाँ, बंद कर दो, मुझे अटेंडेंस सेंड कर दो।